नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एक्सप्रेस 24/7 में। मैं हूं प्रताप राठौर। 2022 का चुनाव का बिगुल बज चुका है। जगह जगह शोरगुल चुनाव को लेकर किया जा रहा है, क्योंकि अब 10 फरवरी जो पहला चरण का चुनाव है उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में है, उसमें शामली विधानसभा भी है और थाना भवन और कैराना विधानसभा का भी चुनाव है। क्योंकि चुनाव को लेकर सभी पार्टियां इस समय पूरा दमखम आजमा रही हैं। जो गठबंधन है, गठबंधन में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जगह जगह सभाएं कर रहे हैं। और इसी इसी क्रम में जो योगी आदित्यनाथ हैं, वे भी अपने वोटरों को लुभाने के लिए रैलियों कर रही हैं और लोगों को ये समझा रहे हैं कि हमारी जो सरकार रही 5 साल में हमने क्या कार्य किए। इस बात को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो राजनीतिक विश्लेषक है अंकित मान जी, हम उनसे बात करेंगे कि क्या जनता का क्या मूड रहेगा चुनाव को लेकर और क्या जनता सोचती है। सर, स्वागत है आपके इंडिया एक्सप्रेस 24/7 में। सर, 2022 का चुनाव अब इस समय चरम पर है। पहले चरण का चुनाव भी इन्हीं जिलों में होना है, तो अब स्थिति क्या रहेगी चुनाव की, जनता का क्या मूड रहेगा? थैंक यू प्रताप जी। देखिए, स्थिति लगभग लगभग साफ ही हो चुकी है। ये चुनाव जो है 2024 की जो दशा और दिशा है उसको तय करने वाला है। और सबसे अच्छी बात यह है, मैं कहूँगा हम लोगों के लिए, पश्चिम के वोटर्स के लिए, कि पहले चरण का चुनाव हमारे पश्चिम में होने वाला है। इससे रिलेटेड कुछ जिलों में होने वाला है। और पश्चिम आज के समय सभी पार्टियों के लिए हॉट टॉपिक है, यानी हॉट केक है, जिसको काटने के लिए सभी लोग तैयार है। आपने कल देखा होगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शामली में कल आए थे अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री, और जयंत चौधरी। जो गठबंधन एक उत्तर प्रदेश में बना है, बहुत बड़ा गठबंधन है। इसमें केवल सपा और रालोद ही नहीं, कुछ अन्य छोटे दल भी हैं। उनका भी भविष्य दांव पर है इस चुनाव में। तो वोटर्स क्या सोचते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अभी तक का जो एनालिसिस कहता है वो ये है कि भाजपा ने जो अपने 5 साल बिताए हैं, वो वोटर्स पर, वोटर्स की जो डिमांड थी, जो चाहती थी आम जनता, जो सरकार से चाहती है, 90% मैं कहूंगा कि वो लगभग लगभग सही है। वोटर्स चाहते हैं कि एक ऐसी सरकार बने जो आम जनता के हितों की सोचे। अगर हम बात करें शामली जिले की, शामली जिले में 3 विधानसभाएं लगती है हमारी, कैराना, थाना भवन और शामली। तो शामली विधानसभा में क्या स्थिति रहेगी, क्या चुनाव का क्या माहौल रहेगा, लोग क्या सोच रहे हैं? क्योंकि अभी कल ही हाल में ही अखिलेश यादव और जयंत चौधरी आए थे, अपार जनसमूह देखने को मिला था। क्या दूसरे विपक्ष में इस तरह की कोई खलबली देखने को मिलेगी कि आज अपार जनसमूह एक उमड़ा था उसको लेकर? तो क्या स्थिति रहेगी चुनाव की? देखिए, कल का जिक्र आपने छेड़ा। कल मैं बताऊं, मैं भी कल जाम में फंस गया था। बहुत ज्यादा भीड़ थी अखिलेश यादव जी और जयंत जी को देखने के लिए। उसका जवाब शायद हो सकता है योगी आदित्यनाथ आगामी 5 तारीख को दे। वो भी कल 5 तारीख को दौरे पर आ सकते, संभावित है। अभी अगर आते हैं तो उसका जवाब हमें 5 तारीख को मिल पाएगा, क्योंकि जितना जनता का प्यार कल इन दोनों नेताओं को मिला है, उससे कितना ज्यादा या कितना कम योगी जी को मिलता है, वो तभी हम डिसाइड करेंगे। रही बात विधानसभा की, तो 10 तारीख को वोटिंग होनी है, उसमें पता चल जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल ये असमंजस की स्थिति बरकरार है, क्योंकि गठबंधन उम्मीदवार जो हैं शामली विधानसभा सीट से, प्रसन्न चौधरी, वो भी बहुत दमखम वाले हैं, बहुत ही अच्छे हैं। उनकी एक छवि जनता में जो है वो बहुत अच्छी छवि है। और जो भाजपा के कैंडिडेट हैं तेजेंद्र निर्वाल जी, उनकी भी छवि एक ईमानदार नेता के तौर पर स्थापित हुई है। तो ये बहुत ही एक अच्छा मुकाबला होने वाला है। बाकी 10 तारीख को वोटिंग होने वाली है, तभी पता चलेगा। हम कैराना की बात करें, कैराना में नाहिद हसन जो सिटिंग विधायक रहे, उनके सामने फिर मरकांका सिंह, हुकुम सिंह की लड़की, फिर दोबारा प्रत्याशी है। हुकुम सिंह ने अभी पिछले चुनाव में विधानसभा के में, तो उसने एक कैराना पलायन का मुद्दा उन्होंने हवा दी थी। कैराना पलायन का मुद्दा हुआ था, कैराना पलायन हुआ। 300 से ज्यादा अधिक लोगों की उन्होंने एक लिस्ट जारी की थी, वो लेकर पूरे भारतवर्ष में कैराना का नाम चला के कैराना से पलायन हो गया। मगर उस समय कैराना पलायन का मुद्दा हावी नहीं हो पाया और मरकांका सिंह हार गई थी और नाहिद हसन दोबारा विधायक बने थे। अब की बार फिर भाजपा उसी मुद्दे को लेकर बना रही है, तो इसका कुछ कैराना पलायन का और उसका कुछ फर्क पड़ेगा इस चुनाव में? देखिए, कैराना की जो विधानसभा है, जो कैराना सीट है, वो हमेशा से सुर्खियों में रही है। उसका रीजन चाहे आप चौधरी नाहिद हसन को मान सकते हैं या फिर स्वर्गीय बाबू हुकुम सिंह जी को, क्योंकि वो बहुत बड़े नेता थे। कैराना का मुद्दा जब उठा, कैराना केवल पलायन के लिए नहीं, कैराना जो आपकी विधानसभा सीट है उस पर जातीय समीकरण बहुत ज्यादा हावी रहता है। हम देख सकते हैं कि हसन परिवार की वहां पर बहुत अच्छी पकड़ है। और उनसे पहले उनके पिता, जो कि स्वर्गीय मुनव्वर जी, उनकी भी बहुत अच्छी पकड़ थी। अब उनके पुत्र और उनकी पुत्री, वो दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मृगांका जी के सामने चुनौती यही है कि उनसे कैसे पार पाया जाए, क्योंकि वो जिस परिवार से आती हैं, बाबू हुकुम सिंह जी, उस परिवार की साख दांव पर है। वो कैराना क्षेत्र में जो अपनी पकड़ रखते थे, जो पहचान रखते थे, वो बहुत बड़ी थी। वहां का केवल पलायन को आप अगर फोकस करेंगे तो ये एक तरीके से जायज नहीं होगा।
जातीय समीकरण बहुत हावी है वहां पे। अच्छा, अगर हम बात करें किसानों की, तो संयुक्त मोर्चे ने एक अभी बयान जारी किया है कि जो 13 महीने के करीब का जो आंदोलन चला था, उसके बाद में उनसे बात हुई थी कि हम तुम्हारी जब जो मांगे हैं उन्हें सपोर्ट करेंगे, मांगेंगे, मगर उस चीज को लेकर आज संयुक्त मोर्चे ने भी उनसे किनारा करने की बात कही है। तो इसका कहीं चुनाव में क्या फर्क पड़ने वाला है इस चीज को लेकर? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। जब 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार बनी थी, तो उस सरकार ने दावा किया था, चुनाव में प्रचार भी किया था कि हम, अगर हमारी सरकार बनती है तो हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। उसी वादे को लेकर उन्होंने 2017 में उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनाई, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं था। लेकिन जब सरकार ने काम करना चाहा, 3 कृषि कानूनों को सरकार ने लागू किया, तो ये सोचकर लागू किया था कि किसान की आय में वृद्धि होगी, दुगनी ना सही कुछ तो होगी। लेकिन कहीं ना कहीं उसे आप कम्युनिकेशन गैप कह सकते हैं कि सरकार किसानों तक अपनी बात को नहीं पहुंचा पाई और किसान उसके विरोध पर उतर आए। दिल्ली को 13 महीने तक जाम करके रखा, आम जनता ने बहुत मुसीबत झेली। शायद किसानों की परेशानी उनसे भी बड़ी थी, इसीलिए उन बॉर्डर पर रहे, हर मौसम में रहे, टिके रहे। और वहीं पे एक संयुक्त किसान मोर्चे का गठन भी हुआ। सरकार से उनकी बातचीत हुई, कई दौर की बातचीत हुई और अंत में निर्णय ये निकला कि तीनों कृषि कानून रद्द किए जाए, जो कि हो भी गए। और अगर संयुक्त किसान मोर्चा सरकार पर ये वादा खिलाफी का आरोप लगाता है, तो जो अभी चुनाव होने वाले हैं 10 तारीख से, जो उत्तर प्रदेश में वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी, इसमें भाजपा की वर्तमान सरकार को, चाहे वो राज्य की हो या केंद्र की भी हो, उसको नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र के चुनाव भी 2024 में होने हैं। ये भाजपा को ध्यान रखना चाहिए। उसमें भाजपा को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। केवल पश्चिमी नहीं, प्रदेश के हर कोने में किसान बसते हैं। संयुक्त किसान मोर्चे का जो गठन हुआ था, वहां पे हर प्रदेश के हर कोने से किसान उसमें सहभागी रहा है। तो ये देखते हैं क्या होता है। भाजपा को उस पर वर्क करना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर एक हमारी थाना बनु विधानसभा सीट है, यहाँ पर जो सिटिंग जो है वे कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा है, तो क्या किसानों का क्या रहेगा, वहाँ की स्थिति क्या रहेगी, जनताओं का क्या मूड रहेगा? क्योंकि थाना भवन सीट भी एक यहाँ देखने वाली सीट है कि उस पर भी जो बीजेपी के कैंडिडेट हमारे जो सुरेश राणा है वे हैं, उनके सामने गठबंधन अशरफ अली लड़ रहे हैं, तो जनता का क्या मूड रहेगा उस देखिए, थाना भवन जो विधानसभा सीट है, उसका समीकरण जो है शामली और कैराना से लगभग मिलता जुलता है। लेकिन समस्या ये है कि जो वहाँ पे अभी फिलहाल सिटिंग एमएलए हैं, सुरेश राणा जी, अगर बात की जाए उनके कार्यकाल की, तो एक अच्छा कार्यकाल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, विकास कार्य हुए हैं, उनकी विधानसभा में भी हुए हैं, जिले में भी हुए हैं। लेकिन जनता जो सोचती है, शायद कहीं ना कहीं उसमें विफल हुए हैं। हम बिल्कुल ये भी नहीं कह सकते कि उन्होंने जनता के लिए काम नहीं किए हैं, बहुत से काम किए हैं। आप देखिए, आज शामली विधानसभा में देख लीजिए, ये यहाँ के सिटिंग एमएलए और हमारे जो थाना भवन सीट के सिटिंग एमएलए हैं, दोनों इसी जिले में हैं, तो जिले के लिए काफी कार्य हुए हैं। बस उनको थोड़ा सा, अगर मैं समझता हूँ कि सुरेश राणा जी के साथ अगर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, वो गन्ना मंत्री है राज्य में, राज्य सरकार में। गन्ने के भुगतान को लेकर किसानों की समस्या आज भी थोड़ी सी बरकरार है। वो समस्या का अगर निदान हो जाए, तो मैं समझता हूँ कोई दिक्कत ही नहीं है। तो विकास कार्य की अगर हम बात करें, तो थाना भवन में विकास कार्य हुए हैं, शामली में क्या हुआ है, तो उसको लेकर भी जनता थोड़ा एनालिसिस करेगी इस चीज को लेकर। बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, अगर आप 2017 से पहले की बात करें, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। जिस क्षेत्र में हाईवे बन जाता है, वहां पर ऑटोमेटिकली रोजगार के सृजन हो जाते हैं, फैक्ट्रीज आती हैं और डेवलपमेंट धीरे धीरे अपने आप हो जाता है। 2017 से पहले दिल्ली यमुनोत्री हाईवे, जो कि बागपत, बड़ौद, शामली होते, सहारनपुर होते हुए आगे निकलता है उत्तराखंड में, ये हाईवे था ही नहीं। दिल्ली, शामली से दिल्ली जाने के लिए लोगों को, अगर बाय बस जा रहे हैं, अपने व्हीकल से जा रहे हैं, 5 से लेकर 6 घंटे लगते थे। लेकिन आज वो हाईवे बन गया है शामली में। आज आप देखें तो ये, भाई, आम जनता तो मुख्यमंत्री या सरकार से नहीं बात कर सकती। आम जनता ने जिन लोगों को चुना है सरकार से बातचीत करने के लिए, हमारे एमपी और एमएलए, वही सरकार से बात करेंगे। ये उन्हीं की मेहनत का नतीजा है कि शामली में आज इतने हाईवे हैं। तो विकास तो हो रहा है, इसको अनदेखी नहीं कर सकते हम। तो ये हमारे साथ अंकित मान जी थे, उन्होंने हर मुद्दे पे बात कही अपनी के जो यूपी में जो चुनाव है उसको लेकर जनता क्या सोचती है और क्या एनालिसिस है, चुनावी समीकरण क्या है, और इस जो 10 तारीख, जो 10 फरवरी है, इसमें जनता वोट करेगी, अपना नेता चुनेगी और उसका परिणाम जो होगा 10 मार्च को होगा। देखेंगे कि ताज किसके सिर पर यूपी का बनता है।